दुनिया में आज देखिए, चीन में कई वीगर बच्चों का क्या है दर्द। कई वीगर बच्चों को उनके माँ बाप से किया गया अलग, लेकिन चीन ने उनके ठिकाने के बारे में नहीं दिया कोई जवाब। देखिएगा एक खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। कार्यक्रम में वीगर बच्चों की मुश्किलों की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में बीते 24 घंटे में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले, 50,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित। राजधानी दिल्ली में भी एक दिन में बढ़े 300 से ज्यादा मामले। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु हुए कोरोना संक्रमित। मठ में एक साथ रहने, खाने और पढ़ने से फैला संक्रमण। पाकिस्तान के लाहौर में हुए धमाके में कम से कम 3 लोगों की मौत, 14 जख्मी। पंजाब पुलिस के मुताबिक हमले का निशाना जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद का घर था। कड़ी सुरक्षा की वजह से हाफिज सईद के घर तक नहीं पहुंच सके हमलावर। मौके पर विस्फोटक कैसे पहुंचे, इसकी हो रही है जांच। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान के दर्जनों जिलों पर तालिबान का नियंत्रण। मई से अब तक देश के 370 में से 50 से ज्यादा जिले तालिबान के कब्जे में आए। 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की होनी है वापसी, पर हालिया घटनाक्रम से धीमी हो सकती है सैन्य वापसी की रफ्तार। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रमुख अखबार एपल डेली का आखिरी अंक गुरुवार को होगा प्रकाशित। बीते हफ्ते अखबार के दफ्तरों पर पुलिस ने छापा मारकर लाखों डॉलर की संपत्ति की थी जब्त। अखबार के मालिक और दूसरे अधिकारी हुए गिरफ्तार। ब्रिटेन ने कहा, अखबार का बंद होना अभिव्यक्ति की आजादी को तगड़ा झटका। मेरा ड्रीम सर यही है कि मैं लास्ट में ओलंपिक खेलूं। और मिलिएगा उस राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी से जिसकी हसरत है ओलंपिक मेडल जीतने की, पर करनी पड़ रही है मजदूरी। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा आज बीबीसी दुनिया में। बीबीसी उन हजारों वीगर बच्चों के मामले की पड़ताल कर रहा है जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। माना जाता है कि ऐसा वीगर मुसलमानों के साथ चीन के सुलूक की वजह से हुआ है। वीगरों को जबरन कैंपों में भेजने, महिलाओं को बांझ बनाने और बंधुआ मजदूरी करवाने की खबरें आने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मगर चीन कहता है कि वीगर परिवारों को जानबूझकर नहीं बांटा जा रहा है। पिछले 2 सालों में बीबीसी ने लापता बच्चों को पता लगाने के लिए कई बार गुजारिश की, मगर चीनी प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ताइवान से हमारे चीन संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। ये महिलाएं अपने उन बच्चों के लिए मार्च निकाल रही हैं जो चीन के शिनजियांग प्रांत में लापता हैं। शिनजियांग से 500 किलोमीटर दूर तुर्की में रह रही ये महिलाएं चीन की चुप्पी पर सवाल उठा रही हैं। कल्बिनूर तुर्सन अपने बच्चों को देखना चाहती हैं। वो मुझसे कहती हैं, सूचना के इस दौर में मैं अपने बच्चों से संपर्क क्यों नहीं कर सकती। 2 साल पहले शिनजियांग से आए दर्जनों वीगरों ने हमें इस्तांबुल के एक हॉल में ऐसी ही दास्तान सुनाई थी। उनका कहना था कि वो अपने बच्चों से संपर्क नहीं कर पा रहे। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे अब कहाँ हैं? मैंने सुना कि वो कैंपों में हैं। लंदन में चीन के तत्कालीन राजदूत को ये बयान दिखाए गए थे। उन्होंने इन्हें खारिज तो किया था, लेकिन जांच करने का भी वादा किया था। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके बच्चे गुम हैं तो मुझे उनके नाम दीजिए। जिन लोगों से हमने बात की थी उनसे इजाजत लेकर हमने उनके नाम भेज दिए थे। कल्बिनूर तुर्सन ने 2016 में इस डर से शिनजियांग छोड़ दिया था कि चीन उन्हें गर्भपात के लिए मजबूर कर सकता है। यहाँ उन्होंने सबसे छोटी बेटी मर्जिए को जन्म दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि नस्लीय पहचान मिटाकर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी जगाने के इरादे से बड़े पैमाने पर कैंप बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों के रिश्तेदार विदेश में होते उन पर शक किया जाता, इसलिए बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। कल्बिनूर के पति को हिरासत में ले लिया गया था। तब से उन्होंने पति और अपने 5 बच्चों को नहीं देखा। मगर ऑनलाइन उन्हें एक वीडियो मिला जिसे उनके घर से सैकड़ों मील दूर के एक स्कूल में फिल्माया गया था। कल्बिनूर कहती हैं, मुझे यकीन है कि वो मेरी बेटी है।
इस दावे को चीन झूठा बताता है, मगर उसने इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया। जांच के वादे के बाद चीन के दूतावास के अधिकारियों ने हमारे दस्तावेज मिलने की बात की और कहा कि उन्होंने चीन को इस बारे में सूचित कर दिया है। फिर हमने कई ईमेल भेजे, मगर कहा गया कि चीन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। हमने प्रतिक्रिया मांगी तो उसका भी जवाब नहीं दिया गया। हमने शिनजियांग में अधिकारियों को लोगों के गुमशुदा रिश्तेदारों की जानकारी और आईडी कार्ड की कॉपियां सौंपी, मगर कोई सफलता नहीं मिली। फिर ठीक 1 साल बाद चीन के राजदूत एक बार फिर टीवी पर आए। बीबीसी ने चीनी दूतावास के लोगों के नाम दिए हैं, मगर हमें कोई जवाब नहीं मिला। आपके पिछले कार्यक्रम से लेकर अब तक मुझे कोई नाम नहीं मिले। अगर आप हमें नाम देंगे तो जरूर हम आपको जवाब देंगे। इसके बाद हमने फिर से गुजारिश की, जैसे कि खालिदा अकीद कानकीजी के लापता बेटे कहाँ हैं? क्या उनकी पत्नियां अभी कैंपों में हैं? उनके 14 पोते पोतियां कहाँ हैं? अब कजाकिस्तान में रह रही खालिदा अक्सर चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन करती हैं। उन्होंने कहा, जब तक चीन मुझे उनकी जानकारी नहीं देता, मैं यहाँ आती रहूंगी। इस साल लियू शाओमिंग ब्रिटेन से चले गए और चीनी सरकार ने उनका किया वादा अब तक नहीं निभाया। उनके अधिकारियों की ओर से आए ताज़ा ईमेल कहते हैं कोई प्रगति नहीं हुई। 68 साल की इस वीगर महिला को 18 महीनों तक कैंपों में क्यों रखा गया और क्यों उन्हें ब्रिटेन में रहने वाली अपनी बेटी के पास जाने से रोका गया, इसके जवाब में कहा गया कोई ब्यौरा नहीं है। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इसे आप कैसे देखती हैं? वो जवाब देने से बच रहे हैं या फिर अपने काम को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैंप को देख चुकी हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये जानकारी बाहर आए कि कैंपों में क्या हो रहा है। लापता लोगों को ढूंढने में मदद का वादा किए 2 साल हो गए, मगर शिनजियांग के बिखरे परिवारों को चीन की ओर से सिर्फ चुप्पी मिली है। चीन पर लंबे समय से वीगर मुसलमानों के दमन के आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ऐसी खबरें आई हैं जो बताती हैं कि चीन में रह रहे वीगर समुदाय के सामने 2 मुश्किल विकल्प हैं, या तो निर्वासित हो जाएं या फिर घर पर ही रहकर यातनाएं सहें। मगर चीन इस तरह के आरोपों को निराधार और पश्चिमी मीडिया की साजिश बताता है। कौन है वीगर और उनकी हालत क्या है, आइए जानते हैं। चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में रहने वाले वीगर मुसलमान सांस्कृतिक और जनजातीय रूप से खुद को मध्य एशियाई देशों के नजदीकी मानते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में वीगरों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था, मगर कम्युनिस्ट चीन ने 1949 तक पूरे इलाके पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दिया है, मगर उसका कहना है कि वीगर चरमपंथी चीन से अलग होने के लिए बम हमले करने, अशांति फैलाने और तोड़फोड़ करके हिंसक अभियान चला रहे हैं। मगर चीन पर आरोप लगता है कि वो अपने कदम को सही ठहराने के लिए वीगर अलगाववादियों के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। आरोप है कि चीन ने धीरे धीरे वीगरों की धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यहाँ पर हान समुदाय को बड़े पैमाने पर बसाकर वीगरों को अल्पसंख्यक बना दिया गया। चीन पर वीगर नेताओं को जेल में बंद करने के आरोप लगे हैं और कई सारे वीगरों ने भागकर विदेश में शरण ली है। पिछले कुछ सालों में चीन के पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में ऐसी नीति होने के मजबूत सबूत सामने आए हैं, जिसके तहत वीगर और अन्य मुसलमान अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर कैद किया जा रहा है। गवाह कहते हैं कि आधिकारिक रूप से पुनर्शिक्षा कैंप बताए जाने वाले इन केंद्रों में यातनाएं दी जाती हैं और शोषण किया जाता है। चीनी सरकार का कहना है कि ये कैंप इस्लामिक चरमपंथ से निपटने के लिए बनाए गए हैं। शिनजियांग प्रांत में बने कैंपों से यातना, शोषण, बंधुआ मजदूरी और जबरन नसबंदी की खबरें आती रहती हैं। शिनजियांग जाना आसान नहीं है। वहाँ के लोगों के बाहर संपर्क करने पर नजर रखी जाती है, इसलिए इन कैंपों में कितने लोग रखे गए हैं इसकी सही संख्या नहीं मालूम है, मगर शोधकर्ताओं का अंदाजा है कि ये संख्या 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। और बीबीसी दुनिया में एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे, सिक्किम में बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु हो रहे हैं कोरोना के शिकार। दिखाएंगे आपको ये कहानी एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में हूं उदित मेहरा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर पूर्व भारत के बौद्ध मठ भी संक्रमण की चपेट में आ गए। यहाँ के मठों में रहने वाले सैकड़ों भिक्षु संक्रमित हो गए क्योंकि उनका रहना, खाना पीना और पढ़ना सब एक साथ होता है। इस वजह से मठ के अंदर वायरस को रोक पाना और भी मुश्किल होता है। बीबीसी संवाददाता अंशुल वर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हिमालय की गोद में बसे सिक्किम में 300 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस राज्य में अब तक कोविड-19 के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 280 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। महामारी ने मठों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जैसे कि गोंजांग मठ, जहां आधे से ज्यादा भिक्षु संक्रमित हो गए थे। एक भिक्षु गंभीर रूप से बीमार पड़ा और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। खतरे को देखते हुए हमने टेस्टिंग करवाने के लिए सरकार से गुजारिश की। उन्होंने सभी की टेस्टिंग करवाई। 85 में से 64 भिक्षु पॉजिटिव पाए गए। सिक्किम में 200 से ज्यादा बौद्ध मठ हैं और इनमें भी ज्यादातर राज्य के पूर्वी हिस्से में हैं। संक्रमण के ज्यादा मामले भी यहीं पाए गए। पहले उनमें बीमारी के लक्षण नहीं थे, अब उनमें से ज्यादातर में लक्षण दिखने लगे हैं, इसलिए मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। वो साथ रहकर पढ़ाई करते हैं, जिससे वो संक्रमित भिक्षु के संपर्क में आ जाते हैं। साझे शयन कक्ष, रसोई और डाइनिंग हॉल होने के कारण भिक्षुओं के बीच वायरस का फैलाव रोकना आसान नहीं होता। वायरस की चपेट में आने वालों में कम उम्र के छात्र भी शामिल हैं। हमारे यहाँ भारत के अलावा नेपाल और भूटान के भी छात्र हैं। 128 भिक्षुओं में ज्यादातर छात्र ही संक्रमित हुए हैं। उनकी उम्र 6 से 33 साल के बीच है। बड़े भिक्षुओं को अक्सर कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ता है। रस्में कई दिनों तक चलती हैं और इस दौरान वो खुद भी संक्रमितों के संपर्क में आ जाते हैं। होता यह है कि जब भिक्षु किसी जगह या किसी के घर जाते हैं तो वहाँ खाना खाने या प्रार्थना करने के लिए उन्हें मास्क उतारना पड़ता है। इस वजह से भी कई बार किसी से संक्रमित हो जाने का खतरा बना रहता है। हमें अपना ख्याल रखना होगा। अगर हम सब जगह नियमों का पालन करते रहेंगे तो संक्रमित होने का खतरा बहुत कम होगा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान के दर्जनों जिलों पर कब्जा कर लिया है और विदेशी सैनिकों की हो रही वापसी के बीच हमले तेज कर दिए हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत ने कहा है कि मई की शुरुआत से अब तक अफगानिस्तान के 370 में से 50 से ज्यादा जिले तालिबान के नियंत्रण में आ गए हैं। इनमें से ज्यादातर जिले अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों की राजधानियों के करीब हैं। डेब्रा लायंस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका वैश्विक स्तर पर असर हो सकता है। इस बीच ताज़ा संघर्ष के बाद तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने और 6 जिले सरकारी नियंत्रण से अपने कब्जे में ले लिए हैं। इनमें से कुछ तो राजधानी काबुल के पास हैं। उधर अफगान सरकार का कहना है कि उसने कुछ जिलों को तालिबान के नियंत्रण से मुक्त करा लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी का कहना है कि तालिबान की सैन्य कार्रवाइयां उनके हालिया राजनीतिक बयानों के बिल्कुल उलट हैं, जिसमें उन्होंने अफगान सरकार के अमन कायम करने और एक समझौते पर पहुंचने की बात कही थी। अगर तालिबान अपने सैन्य कार्रवाई इसी तरह जारी रखेगा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इससे हिंसा और बढ़ेगी, अफगान नागरिकों की जिंदगी पर असर पड़ेगा, साथ ही बीते 20 साल में जो कुछ भी हासिल हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी सेना ने कहा है कि हालिया संघर्षों को देखते हुए 11 सितंबर तक सैनिकों की वापसी की तारीख तो तय है, लेकिन इस प्रक्रिया की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है। और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जो मजदूरी करने को है मजबूर। दिखाएंगे इनकी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। अब बात भारत की उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी की जिसे रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हरियाणा की सुनीता देवी पावर लिफ्टर और स्ट्रेंथ लिफ्टर हैं। पिछले साल वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं, लेकिन गरीबी की वजह से उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए अपने माँ बाप के साथ मिलकर मजदूरी करनी पड़ रही है। हमारे सहयोगी सत सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मम्मी पापा ये मजदूरी करते हैं, इनके साथ में मजदूरी पर भी जाती हूँ क्योंकि घर का काम ही मजदूरी से चल रहा है। और साथ के साथ गेम भी मेरा कंटिन्यू है, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग। सुनीता देवी हरियाणा के रोहतक जिले में सीसर गांव की रहने वाली हैं। वो एक नेशनल लेवल प्लेयर हैं। साल 2020 में उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन घर की माली हालत ठीक न होने की वजह से उन्हें रोजी रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। आने जाने के लिए पैसे न होने के कारण मैं यहाँ पे मैम करने लगी। मेरी डाइट तो सर यही है, लस्सी रोटी वगैरह, घर में अगर सब्जी बन गई तो सब्जी वगैरह ले ली, नहीं तो यही चटनी वटनी ऐसे ही। घर पे रहती हूँ तब रनिंग वगैरह कर लेती हूँ, यही पुशअप्स वगैरह वार्म अप कर लेती हूँ। उन्होंने कई मेडल जीते हैं। सब तरह से बातें होती रहती हैं। ऐसे अभी बोलते हैं कि शादी नहीं करते इसकी, ऐसे ही घूम रही है, ये सुबह निकलती है, दोपहर को आती है, शाम को निकलती है, रात को आती है, ऐसी बातें होती रहती हैं। वो खेल में कामयाबी हासिल कर सके, इसके लिए उनके माता पिता ने लोन भी लिया। अब ना कोई बीच में कोई मदद नहीं मिली जी, किसी चीज की, कोई सरकार की मिली नहीं, कोई किसी की मिली नहीं। हाँ, कर्जा लिया जी, बामणा से पानी डाल रही हूँ मैं, उनसे लिए थे 2 लाख रुपये, जीत के आई थी जब। सुनीता की हालत देखकर आखिरकार प्रशासन हरकत में आया। हरियाणा के खेल मंत्री ने उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। स्थानीय विधायक बलराज कुंडू भी सुनीता से मिले, उन्होंने कुछ मदद की, साथ ही और भी सहयोग का वादा किया। पावर लिफ्टिंग और ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग पहले करती थी मैं पावर लिफ्टिंग, मेरे को अच्छा ट्रेनर वगैरह नहीं मिलने की वजह से मैं स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में आ गई और अभी इसमें मैंने पिछले ही साल इंटरनेशनल मेडल जीता। मेरा ड्रीम सर यही है कि मैं लास्ट में ओलंपिक खेलूं। मेरी इच्छा है कि मैं फिर से इंटरनेशनल लेवल पे एक और मेडल लेके आऊं, अपने देश का झंडा मेरे हाथों में फिर से आए। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त, तब तक हमें दीजिए इजाजत।